अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान की बात करते हैं हम मैथ्स में, रीजनिंग में, इन सब चीजों में, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी एक स्ट्रेटेजी हेल्पफुल है अगर हम बात मैथ्स की करें? ठीक, पहला ऑप्शन है ड्राइंग वर्किंग बैक, यानी कि पीछे से हल करना शुरू करें आप। रोट लर्निंग जहां आ गया वो तो कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकता। रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल लुक फॉर अ पैटर्न, या फिर मेमोराइजेशन, अगेन हमने भी डिस्कस किया था मेमोराइजेशन भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। ऐसे आपको हटाने हैं ऑप्शन, वहां अपना रिसर्च किया हुआ ज्ञान नहीं झाड़ना, सिर्फ आपको सिंपल अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज करना है। ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन, अगेन गायब हो गए, बचा क्या? आपको नहीं भी पता तब भी आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो रीजनिंग मतलब आप तर्क का इस्तेमाल करते हैं भाई मैथ्स में, बिल्कुल ये ऑब्वियस बात है। वेरिएबल्स का आप यूज करते हैं, वो जो एक्स मान लेते थे आप, ठीक, वो क्या है? वेरिएबल ही है। वेरिएबल्स का आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, आपने देखा है सिमेट्रिकल पैटर्न्स और बहुत सारी चीजें, अपने आप में चैप्टर भी होता है ये पैटर्न का। क्लियर हो गई होगी यहां तक बात? कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इतने आप लोग लाइक शेयर कर ही चुके होंगे। मैं ऐसे पानी पी लेती हूँ, ज्यादा एनर्जी लगा दी शायद मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, लगभग हर साल पूछा गया है वैन हील के मॉडल पर। तो वैन हील्स लेवल्स रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। वैन हील का जो स्तर है वो किस विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं? इन्होंने 5 लेवल्स दिए हैं, लेकिन किस विकास के, किस डेवलपमेंट के? आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, सुपर टेट का रिजल्ट आ गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ उनको ऑल द बेस्ट। 2-3 साल निकल जाते हैं देश में, कब का तैयारी की हुई कब काम आए पता नहीं लगता। बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, यानी प्लेस वैल्यू नहीं है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग आप कह रहे हैं, फ्रैक्शंस और नंबर कॉन्सेप्ट। बात आपकी मान ली जाएगी। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो है, ज्यामितीय चिंतन या ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट जो है, उसकी बात करते हैं वैन हील। 5 इन्होंने लेवल्स दिए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका हर बार आता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक बार ये जो वैन हील की थियोरी है ज्योमेट्रिक थॉट की, यानी ज्यामितीय चिंतन की। तो ये पहला इसमें लेवल है। 3-4 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत के ही, बाद में तो यहां तक भी इवन नहीं पूछता, ये तो बिल्कुल ही नहीं पूछा आज तक, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो बच्चे के लेवल से ऊपर चला जाएगा, स्कूल के लेवल में बात नहीं है ये। विजुअलाइजेशन, यानी कि आप शेप्स को देख के विजुअलाइज कर सकें, देखने के बेसिस पे आप उनको निर्धारित करते हैं, मतलब विजुअलाइज करने के बेसिस पे। बहुत छोटा बच्चा होगा। फिर है एनालिसिस। एनालिसिस आप कब कर पाएंगे? जब आप क्लासेस में विभाजित कर पाएंगे, भाई ये सर्कल है, ये रेक्टेंगुलर है, ये है, वो है। ठीक, फिर है आपका थर्ड इनफॉर्मल डिडक्शन, जब आप प्रॉपर्टीज को समझ पाएं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। भाई अच्छा, दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, रोम्बस में ये होता है, ट्रायंगल में ये होता है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप आप प्रॉपर्टीज में तलाशने लगते हैं, यानी डिडक्शन जो डिडक्टिव थिंकिंग है। इससे ऊपर आपको नहीं पूछता, इवन यहां तक के 3 लेवल्स बहुत पूछे जाते हैं सिंपली। ठीक है बात? कौन कह रहा है बफरिंग हो रही है? बफरिंग वाले कौन से लोग हैं? 1 मिनट रुको, मुझे चेक करने दो। कोई बफरिंग नहीं है। क्लियर हो गई बात यहां तक? बिल्कुल सही तो चल रहा है। ठीक है, हेलो ज्योति या जो भी आपने लिखा है। ठीक, तो ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। और इसमें इसकी कहानियां भी हैं, अगर कहानियां पढ़नी हो तो। बाकी मैंने एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। पहला लेवल है जिसको 0 कहेंगे, है ना, कि जहां बच्चा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे पहचानता है शेप्स को। फिर वो कैटेगराइज मतलब कैटेगरी में विभाजित करना सीख जाएगा अलग अलग शेप को। फिर उसके बाद बाकी की चीजें आती हैं, एब्स्ट्रैक्शन आता है, यानी रिलेशनशिप देखेगा, 5 और चीजें। फिर है 6th क्वेश्चन आपके सामने, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड। अब ये क्वेश्चन भी निश्चित सा ही रहता है, एक क्वेश्चन एनसीएफ का नहीं पूछा हर सब्जेक्ट में तो फिर कुछ नहीं पूछा। सीटेट में एनसीएफ का हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक से ज्यादा कई बार। तो बताएं एक बार, मुझे लग रहा है मेरी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है आज, तो मैं थोड़ा सा ऐसे रोकूंगी। आंसर कीजिए। मैथ का लेवल बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप जो वो 15 नंबर हैं कैलकुलेशन वाले, प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व कर लोगे 7-8 नंबर तो वो ले आएगा जिसको बिल्कुल ही बहुत कमजोर है। ठीक है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ पेडागोजी की बात नहीं कर रही हूँ, कंटेंट की बात कर रही हूँ। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम को क्या करना चाहिए? शुड फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि प्रोसीजर्स को पूरा समझाएं। प्रोवाइड राइगर इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल कठोरता से कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाएं। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स, या फिर रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे
लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपको पता है 5, जब भी आप एनसीएफ के क्वेश्चन में फंसते हैं तो 5 गाइडलाइंस या 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के, जो मैंने एनसीएफ की वीडियो में भी बताए हुए हैं। कनेक्टिंग टू रियल लाइफ, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कहते ही हैं, उसको मानते ही हैं उस रिपोर्ट को। इसके अलावा ये कहेंगे जितना गैप घर और स्कूल के बीच में हो कम उतना अच्छा है, बोझ कम हो बच्चे पर, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ पाएं, ये सारी चीजें हैं। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से प्राइमरी स्कूल के बच्चे को अगर आप उसके घर के आसपास की दुकान का एग्जांपल दोगे तो शायद वो बहुत अच्छा समझ पाएगा। यानी बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से आप मैथ्स को जोड़ पाएं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो डी ऑप्शन हो गया सिंपल बिल्कुल। तो एनसीएफ के लिए वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैं डालना भूल गई हूं, नहीं तो मैं डाल देती आज, अचानक दिमाग में आती हैं बहुत सारी चीजें। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो एनसीएफ की वीडियो देख लेना एक बार सर्च करके, मैंने बनाई हुई है। उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो उन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बाहर नहीं जाते जो क्वेश्चन है एनसीएफ के, स्पेशली इन सीटेट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी? यानी एक बेहतर प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र का लक्षण नहीं है या विशेषता नहीं है। जहां नॉट आ जाए वहां ध्यान से पढ़िएगा, कई क्वेश्चन आपके नॉट के चक्कर में गलत हो जाएंगे और वही वो क्वेश्चन होंगे जो आपको नंबर दिलाएंगे फ्री में। बताएं एक बार। चलेगी आदिल, जल्दी करेंगे ईवीएस की थीम की भी क्लास, एक बार कंटेंट खत्म होने दो, फिर पेडागोजी में डिस्कस करूंगी ईवीएस में। बताओ एक बार। 3300 लोग देख रहे हैं, 2200 लोग ही हैं जिन्होंने लाइक किया है, कहाँ रहते हैं बाकी के 1100 लोग? बी डी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखो समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता नहीं है। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर, या फिर मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंसेस, या यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट। भाई इन सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है। और आप कह रहे हैं बी, कई लोग आंसर कर रहे हैं, फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स। आप फोकस कर रहे हैं अपने लिए, बच्चों में कमियां नहीं निकाल रहे हैं। आपको पता लगेगा ना कि किस तरीके की गलतियां बच्चे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन से कॉन्सेप्ट को उन्हें समझने में समस्या हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए बेहतर है। तो आंसर क्या है? ए है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स फिक्स नहीं करेंगे कि भैया इतनी 5 मिनट में ही करना है ये, या 5 मिनट में ही सीख लेना है, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, तो उसमें फिर प्रॉब्लम है, बच्चे के अंदर फियर डेवलप होगा, एंग्जाइटी आएगी। तो इसलिए जो आंसर है वो ए है। थोड़ा सा सब्जेक्ट पे भी फोकस कीजिए, जैसे सब्जेक्ट की हमने एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन किया था, वो अगर सीडीपी में होता तो कभी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं यूज हो सकता था, लेकिन मैथ्स में वो मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहां मैथ्स का या कोई वेंडर है या कुछ है, जहां कैलकुलेशंस बच्चे